जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं जूही मिश्रा आपकी बायोलॉजी एडुकेटर अपने चैनल जूही क्लासेस पर एक बार फिर से आपका स्वागत कर रही है। आइए बात करते हैं नीट 2023 यानी कि इस साल जो नीट का 7 मई को पेपर हुआ था उसके बायोलॉजी सेक्शन की। इस पेपर को एनालाइज करेंगे और हम इसको कई पार्ट में मीन्स 2-3 से पार्ट में वीडियोस में इसको कवर करेंगे, जिसमें आप कम समय में ये देख पाएंगे कि बायो के क्वेश्चंस का जो नेचर है क्या है, कैसे ऑप्शंस बनते हैं, क्या क्यूरेशन होती है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की, स्पेशली जब आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जो पुराने पेपर होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं कि आप एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजिक फॉर्म में अपनी तैयारी को वो मतलब एक दिशा दे सकें, एक डायरेक्शन दे सकें। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और ये बायो का जो सेक्शन है उसको कवर आउट करेंगे। आपको मालूम है कि नीट के पेपर में अब ये चेंज है कि पहले तो 90 क्वेश्चन आते थे, अब आते हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें से करना आपको 90 ही है। ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस बायो के होंगे, 11th और 12th मिला करके होंगे, और उसमें भी ये ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव है। OMR शीट होती है जिसमें आपको एक क्वेश्चन का मतलब एक आंसर OMR पर फिल करना होता है। तो ये अभी इसी साल हुआ था, ये पेपर संडे को हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस सेक्शन में आया था, आप देख पा रहे हैं, ये प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, आइए डिस्कस करते हैं इसमें। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन इज सेइंग कि मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ द आयंस का जो मूवमेंट और एक्युमुलेशन होता है क्रॉस अ मेम्ब्रेन ग्रेडियंट देयर अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल तो बहुत ही आसान है कि आयंस जब मूव करते हैं, इकट्ठा होते हैं, किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और वो भी एक टर्म यहाँ पे स्पेसिफाई किया, अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जिसमें ATP का खर्च होता है, क्योंकि ये नियम के विपरीत है, हमेशा हाई लो को देता है लेकिन यहाँ लो हाई को दे रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस में ATP नहीं लगती। इन तीनों केसेस में मॉलिक्यूल का मूवमेंट टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी हाई से लो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग एमंग द एविल क्वार्टेट। ये क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर क्लास 12th का है। आपने पढ़े हैं ना कि वो 4 जो मेन कॉजेज हैं जिनसे कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है। तो चारों के चारों कारण एविल क्वार्टेट में आते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन, एलियन स्पीशीज का घुसपैठ करना, इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, किसी एक स्पीशीज ए के साथ बी का भी एक्सटिंक्ट हो जाना, बिकॉज एक दोनों पे डिपेंड करते हैं एक दूसरे, और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मीन्स जहाँ वो रहते हैं, जो उनका नेचुरल हैबिटाट है, उसका लॉस होना। तो अब चारों ही कारण हैं जिनसे कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, लेकिन इनमें सबसे कहते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो मेन है, जो मुख्य कारण है, वो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखो, अगर आप किसी का घर बर्बाद करेंगे, जहाँ वो रहता है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो इसी का पड़ेगा। तो बाकी के 3 ऑप्शंस जो हैं वो लीस्ट करेक्ट हैं, लेकिन 4 वाला जो है वो मोस्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको इनमें से हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का पेयर फाइंड आउट करना है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। ऑप्शंस में सिलेजिनेला साल्विनिया, साइलोटम साल्विनिया, इक्वेसिटम साल्विनिया, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। तो पिक आउट करना है उस टेरिडोफाइट को जिसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। हेट्रोस्पोरी पहली बार टेरिडोफाइट्स में ही मिली थी, जिसमें छोटे स्पोर को माइक्रोस्पोर कहते हैं, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, और बड़े वाले को मेगास्पोर कहते हैं, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। हेट्रोस्पोरी इंडिकेट करती है सीड हैबिट को।
तो देखो ऑप्शंस को देखो एलिमिनेट कैसे करते हैं, जिससे आपको ये बात ईजिली समझ में आ जाए कि हम जो हैं वो करेक्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि देखो इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, साइलोटम भी होमोस्पोरस होता है तो पेयर ऑफ बताना है, इसमें एक भी अगर नहीं है तो पूरा ही आंसर गलत माना जाएगा। लाइकोपोडियम भी होमोस्पोरस होता है, लेकिन सिलेजिनेला और साल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस हैं, इनमें मेगा और माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 104, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम as a measure of the distance between gene to map their position on chromosome was first time used by। कुल मिला के क्रोमोसोमल मैप या लिंकेज मैप का क्वेश्चन है कि जब आप जीन रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की पोजीशंस को लोकेट करते हैं, तो पहली बार जो ये मैपिंग है वो किसने की थी? सटन बावेरी ने की थी, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंड ने की थी, हेंकिंग ने की थी, थॉमस हंट मॉर्गन ने की थी। तो इसका आंसर जो होगा, देखो भाई सटन बावेरी की क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है जो इन्होंने 1902 में दिया था, ये नहीं होगा। हेंकिंग एक्स बॉडी वाले हैं, एक्स क्रोमोसोम, ये भी नहीं। थॉमस एंड मॉर्गन इनके स्टूडेंट हैं स्टुअर्ट वेंट, इन्होंने मैपिंग पर काम किया है। थॉमस एंड मॉर्गन का कॉन्सेप्ट लिंकेज पर है, जिन्होंने मटीरियल में ड्रोसोफिला यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कॉब? जो भुट्टा होता है उसमें टेसल का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉब? देखो मेज जो होता है वो एक मोनोशियस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर होते हैं, लेकिन फ्लावर डायोशियस है, मेल का फ्लावर अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो टेसल जो है क्या करता है? पॉलन को ट्रैप करता है, पॉलन को डिस्पर्स करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो देखो ये क्या है, ये फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी ये पॉलन को ट्रैप करेगा पॉलिनेशन के लिए, ताकि पॉलन ग्रेन आए मेल गैमीट्स को लेकर और डबल फर्टिलाइजेशन हो सके। क्वेश्चन नंबर 106, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो यहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं A B C D E यानी 5, इनमें से आपको सेट में करेक्ट लेना है। पहली स्टेटमेंट है कि डेट्रीवोर फ्रेगमेंटेशन करते हैं, इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। ह्यूमस फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, वाटर soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by a soil called leaching, the detritus food chain begins with the living organism, earthworm break down the detritus into a small particle by the process called catabolism। तो इनमें बताना है BCD सही है, CDE सही है, DEA सही है या ABC तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 106 के लिए आपको लेना है, आप पहले इंडिविजुअली देख लो क्या सही है क्या गलत है। डेट्रीवोर वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग पर फीड करते हैं, जैसे अर्थवर्म है, तो ये फ्रेगमेंटेशन कॉज करेगा, ये स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है ह्यूमस जो है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की ह्यूमस, वो और भी डिग्रेड होती है तो उसमें से मिनरल्स निकलते हैं, ये बात सही है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ये सॉइल में नीचे की तरफ जाता है, रीस करके जाता है, प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं, बात बिल्कुल सही है। डेट्रिटस फूड चेन हमेशा डेड से स्टार्ट होती है, कभी भी लिविंग से स्टार्ट नहीं होती, ये फॉल्स है। अर्थवर्म डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ये गलत है, फ्रेगमेंटेशन आंसर होगा। यानी A, B और C तीन स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 107, दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, एक को लेबल करा है असर्शन A एंड रीजन R। AR को पढ़ना है और आपको आंसर बताना है। लेट वुड जिसमें फ्यू जाइलरी एलिमेंट होता है, जिसमें नैरो वेसल्स होते हैं। कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर। अब ऑप्शंस में कह रहा है AR दोनों सही है, R नॉट एक्सप्लेन A सही है R गलत है, A गलत है R सही है, दोनों सही है और R A को एक्सप्लेन कर रहा है। जब भी आप कभी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमेशा दोनों रीजन या असर्शन में जब आप रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं तो ये बात जानिए कि असर्शन और रीजन के बीच में एक बार बिकॉज लगा के देखिए कि क्या
पहले तो ये चेक कर लो सही है कि गलत है। जैसे ए अलग से सही है कि नहीं, आर अलग से सही है कि नहीं। अगर आपको दोनों स्टेटमेंट मान लो लगती है ट्रू है, देन आप बिकॉज लगा के देख लीजिए कि क्या रीजन इज द रियल एक्सप्लेनेशन जिसकी वजह से ए हो रहा है। ठीक है, तो आइए 107 को एनालाइज करते हैं। लेट वुड होता है, विंटर वुड को कहते हैं, और विंटर में जैसे हमें कम पानी की ज़रूरत होती है वैसे प्लांट्स को भी पानी कम चाहिए। ऐसे में जो जाइलम के ट्रैकेरी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वेसल्स नैरो होती है, बात तो बिल्कुल सही है। और कैम्बियम की एक्टिविटी भी विंटर में काफ़ी कम होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, और यही वजह है, मतलब कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर एंड दिस इज द रीज़न कि वाई जो लेट वुड है उसमें नैरो वेसल्स होते हैं, क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी लेस है, वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, एनाटॉमिकल नीड कम है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ए आर दोनों सही है, आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 108, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल एट विच सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ये सेल साइकिल का क्वेश्चन है 11th का, जिसमें बोल रहा है कि जो रिकम्बिनेशन नोड्यूल है जो कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट होता है, और आपको मालूम है ये क्रॉसिंग ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप ये बताएंगे कि प्रोफेज 1 में मियोसिस में रिकम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर कब होता है, पैकेटीन स्टेज पे, डिप्लोटीन स्टेज पे, डाइकाइनेसिस पे, या जाइगोटीन पे। तो देखो पैकेटीन स्टेज वो है जहां क्रॉसिंग ओवर होती है, ये वो स्टेज होती है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। आंसर इसका ऑप्शन ए पैकेटीन होगा। डिप्लोटीन पे मतलब जो होता है क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी है तो ये नहीं होगा। जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती है, ये भी नहीं होगा। डाइकाइनेसिस पे टर्मिनलाइजेशन होता है, ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है। ये अगला क्वेश्चन भी सेल साइकिल का है। इनमें से कौन सी स्टेज है मियोसिस की जिसमें सेंट्रोमियर डिवाइड करता है? ये क्वेश्चन बहुत फिक्स और बड़ा फ्रिक्वेंटली आस्किंग है। देखो सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज से रिलेटेड है। अब माइटोसिस में जो एनाफेज होती है उसमें तो सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, लेकिन मियोसिस में आपको पता है 2 बार एनाफेज होती है, एक एनाफेज 1 होती है, एक एनाफेज 2 होती है। अब एनाफेज 1 दिया भी नहीं है, और ये भी आप जानिए कि एनाफेज 1 पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करती। ये यूनिक कैरेक्टर होता है एनाफेज 1 का, जबकि एनाफेज 2 जो है यहाँ पे सिंपल एनाफेज की तरह क्रोमोसोमल मूवमेंट होगी ऑपोजिट पोल पे, और सेंट्रोमियर भी 1 से टूट के 2 हो जाएगा। मेटाफेज में सेंटर पे अरेंजमेंट है, ये नहीं होगा। टेलोफेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई का अपीयरेंस है, ये भी नहीं होगा। और मेटाफेज 1 भी नहीं होगी, आंसर एनाफेज 2 है। स्विच टू नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ द चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। आपको मालूम है कि बायोटेक में जब भी आप डीएनए का सेपरेशन करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो आप जब उसको सेल से निकालते हैं तो चिल्ड इथेनॉल का यूज़ करते हैं। तो चिल्ड इथाइल अल्कोहल और स्पूलिंग मेथड का यूज़ करके जिस प्रेसिपिटेट को आउट करते हैं, वाइट कलर का क्लाउडी सा अपीयरेंस होता है, इसको डीएनए बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डीएनए है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। लेगुमिनोसी यानी फेबेसी एंड सोलानेसी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फेबेसी फैमिली पोटैटो और लिली फैमिली से कौन से पॉइंट पर डिफर करती है, यानी जो कैरेक्टर आपको फेबेसी में मिलेगा वो सोलानेसी और लिलिएसी में नहीं मिलेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेमेंस बताना है। पिक आउट द कैरेक्टर जो आपको फेबेसी में तो मिलेगी लेकिन नॉट फाउंड इन सोलानेसी एंड लिलिएसी। ऑप्शंस में मोनोडेल्फस एपिपेटलस स्टेमन, मोनोडेल्फस मोनोथिकस एंथर, इपीफिलस डाइथिकस एंथर, डाइडेल्फस डाइथिकस एंथर। अब आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इलैबोरेट करते हैं। मोनोथिकस वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इन सब में डाइथिकस एंथर होता है। मोनोथिकस मालवेसी का कैरेक्टर है जिसमें एक स्टेमन पर एक एंथर लोब है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही डिलीट कर दीजिए। फिर इपीफिलस कंडीशन ये लिलिएसी में पाई जाती है जिसमें पेरियंथ पर स्टेमेंस लगे हैं,
तो ये भी ऑप्शन डिलीट कर दीजिए। अब आपके पास बच रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, मतलब फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ बच रहा है। तो पॉलीएडेल्फस का केस तो है नहीं, मतलब मल्टीपल्स बंडल नहीं बनते। 9+1 होता है, 9 का बंडल एक होता है, 1 अकेला होता है, यानी कि डाइएडेल्फस कंडीशन होती है। ऐसे में डाइथिकस एंथर है जनरल और डाइएडेल्फस कंडीशन, स्टेमेंस होंगे, अधिक होंगे, एक से अधिक होंगे, 10 होंगे और 2 के बंडल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइएगा। लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विद द नेक्टर, ये कौन से टाइप के प्लांट का कैरेक्टर है जिसमें पॉलिनेशन किससे होती है? फूल देखो, नो, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट यानी बहुत अच्छी उसकी खुशबू है, ठीक है, और उसमें नेक्टर्स हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो खाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आंसर होगा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, यानी कि इंटोमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टर है। अब देखो, जो फूल दिन में खिलते हैं वो ज़्यादातर ब्राइट कलर होते हैं, फ्रेग्रेंस थोड़ी हल्की भी होती है तो चलता है, कलर अच्छा होता है, बड़े होते हैं, कॉन्स्पिकुअस होते हैं। रात में खिलने वाले फूल ज़्यादातर जो होते हैं उनकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग होती है, कलर जनरली वाइट होता है, फिर भी ये कैरेक्टर जो है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 113 पर आइएगा। क्वेश्चन इज सेइंग कि स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन और अ जुवेनाइल conifer help in hastening the maturity period that leads into early seed production। देखो, कोनिफर यानी जिम्नोस्पर्म यानी पाइन, कह रहा है इनमें से कौन से फाइटो हार्मोन को स्प्रे कर दें कि समय से पहले वो पाइन का जो पेड़ है वो मैच्योर हो जाए, सीड जल्दी बन जाए, जल्दी सीड बनेगी, जल्दी उसको आप बोएंगे तो नया पौधा, नई जनरेशन जल्दी मिलेगा। तो कौन से हार्मोन को स्प्रे करने से ऐसा होता है? जिब्रेलिक एसिड, जिएटिन एक तरीके का साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड, या इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड जो एक तरीके का ऑक्सीन है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, जिब्रेलिक एसिड। एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये भी मॉर्फोलॉजी का है, जिसमें जो ओव्यूल होते हैं, ठीक है, मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन होती है और ओव्यूल एक्साइल पर लगे होते हैं। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन कौन से प्लांट का कैरेक्टर है? ज़्यादातर आप देखोगे एक्साइल और पेराइटल का ही क्वेश्चन आता है नीट में। वैसे जितने भी हैं मार्जिनल, फ्री, सेंट्रल और बेसल, सब तैयार करना है। एग्जाम्पल बच्चों देखो, सिर्फ एनसीईआरटी का करना, आपको कोई एडिशनल मटेरियल काम नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा आपको मेहनत, मतलब जैसे एक्स्ट्रा मेहनत का मतलब बहुत सारे मटेरियल्स पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। टारगेट योर एनसीईआरटी, पिछले प्रीवियस ईयर के 15-20 साल के पेपर लगाइए, एनसीईआरटी तैयार करिए और क्लासेस को करते हुए माइंड मैप तैयार करिए। उतना नीट में, बायो में एकदम एनफ है 360 ऑन 360 स्कोर करने के लिए। तो एग्जाम्पल में जिसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन मिलता है बताना है, तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना, चाइना रोज में, पेटूनिया में और लेमॉन में, इन केसेस में जो प्रेजेंटेशन है वो एक्साइल होती है। क्वेश्चन इज सेइंग कि डीएनए का रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल में कौन से फेज में होता है? सुपर इजी और फ्रिक्वेंटली आस्किंग। एस फेज में होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। ये नीट एग्जाम में एनसीईआरटी में दिया भी है कि अगर 2C है तो दिस बिकम 4C, ठीक है। G1 फेज होता है, एस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, ये इंटरफेज में आता है, और एम फेज जो होता है वो डिवाइडिंग फेज है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एटीपी, कितना एटीपी लगेगा, कितना NADPH2 लगेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। देखो, एक केल्विन साइकिल 6 बार चलती है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। 6 बार चलती है तो 18 एटीपी और 12 NADPH2 का खर्चा आता है, ठीक है। साइकिल 6 बार चलेगी तो एक ग्लूकोज बनेगा। 1 टर्न में 3 ATP 2 NADPH2, तो 6 टर्न्स में 18 ATP और 12 NADPH2। अगला क्वेश्चन है, इन द जीन गन मेथड, ये जो है ये वेक्टरलेस ट्रांसफर करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी टारगेट होस्ट में, ठीक है।
तो जीन गन ज़्यादातर ना प्लांट सेल्स में डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। बायोलिस्टिक्स भी कहते हैं इसको, जिसमें गोल्ड और टंगस्टन जो मेटल है ना, इनका यूज़ करते हैं, इसीलिए काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड मानी जाती है। एंड दिस इज़ द वेक्टरलेस ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर मीजर इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। ओजोन की जो थिकनेस होती है उसको नापने की यूनिट को ना DU कहते हैं, डॉप्सन यूनिट कहते हैं। डेसिबल नॉइस के लिए होता है, डेकामीटर किलो बेस जो होता है वो नाइट्रोजनस बेसिस में डीएनए में होता है, और डेकामीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर वो मैथ्स वाली यूनिट है। अगला क्वेश्चन है कि किसने ये प्रूफ कर दिया था, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट याद रखना। एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ये वो हैं जिन्होंने एकदम अच्छे से वो बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट याद रखना, जिसमें P32 फॉस्फोरस और S35 ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज हुए थे। एक क्वेश्चन है इकोसिस्टम में उसके फंक्शन और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। फॉर्मूला दिया हुआ है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन बराबर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो R का ही फुल फॉर्म पूछा है, तो GPP माइनस R बराबर NPP, तो R इज द रेस्पिरेटरी लॉस होता है। मतलब जितना बना फूड का अमाउंट, उसमें से जितना खर्चा हुआ रेस्पिरेशन में, उसके बाद जो बचा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, यानी कि टोटल इनकम में से जो सेविंग होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो GPP में से खर्चा निकाल के, खर्चा रेस्पिरेशन में होता है, तो जो बचता है उसको NPP बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में, क्योंकि चूंकि प्रोकैरियोट में देखो RNA पॉलीमरेज एक ही प्रकार का होता है, RNAP बोलते हैं, लेकिन यूकैरियोट में RNAP 1, 2, 3 3 होते हैं। तो ये क्या ट्रांसक्राइब करता है, ये NCERT में दिया भी हुआ है, तो आपको इसको ढंग से याद करना है कि RNA पॉलीमरेज 3 जो है ये ट्रांसफर RNA, जिसको सॉल्युबल RNA कहते हैं, 5S rRNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNA, तीनों को एक साथ ट्रांसक्राइब करता है। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, तो आपको पता है PS2 पे पानी टूटता है। और कौन सा आयन चाहिए, 3 होते हैं, क्लोराइड होता है, कैल्शियम होता है, मैंगनीज होता है। तो आंसर Mn+2, Ca+2, Cl-1। इन एंजियोस्पर्म आपको इनमें से उन सेल्स को फाइंड आउट करना है जो कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाती हैं एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में। तो ध्यान से बताना है कि एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में कौन हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड है और कौन ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड हमेशा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, डिप्लॉइड जाइगोट है, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद भी हैप्लॉइड ही रह जाए क्योंकि फर्टिलाइज होता नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा सिनर्जिड, यानी सिनर्जिड इज हैप्लो, जाइगोट इज डिप्लो एंड PEN इज ट्रिप्लो। प्लियोट्रोपिज्म की फिनोमिनन का क्या मतलब है, ये देखो वो फिनोमिनन होती है जो कि मल्टीपल एलेलिज्म के जस्ट अपोजिट है, जिसमें एक जीन कई फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करे। ठीक है, तो व्हेन वन जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, इसको आप क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। फिर से असर्शन रीजन दे रहा है। असर्शन में लिखा हुआ है ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लाइकोलिसिस में ATP 2 जगह इस्तेमाल होती है। अच्छा, पता है ये बात जो है कि ATP 2 जगह इस्तेमाल होती है, इज यूज्ड इन 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, और रीजन इज सेइंग कि फर्स्ट ATP जो है
is converting glucose into glucose 6-phosphate and second is the conversion of fructose into fructose 6-phosphate. ठीक है, एक ऑप्शन इसका इधर दिया है जिसमें ए आर दोनों सही आर एक को एक्सप्लेन कर रहा है. तो अगर आप ग्लाइकोलिसिस को ना एनसीईआरटी से तैयार कर लें, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, ग्लिच आ रही थी एक्चुअली. हाँ, तो मैंने बोला कि अगर आप ग्लाइकोलिसिस को एनसीईआरटी से एक बार देखें, 10 स्टेप प्रोसेस होती है, तो आपको ये बात साफ दिखाई देगी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में और फिर एक बार फोर्थ और फिफ्थ के बीच में एटीपी का यूज़ होता है. तो बात तो दोनों सही है कि दो एटीपी डायरेक्ट यूज़ होती है, 2 स्टेप में यूज़ होती है, और रीज़न में जो दोनों स्टेप्स लिखे हैं वो दोनों सही हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पूछ रहा है, सेलुलोज डू नॉट मेक अ ब्लू कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन. वाई? कि सेलुलोज आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं बनाता, जबकि सेलुलोज और स्टार्च, पता है, ये दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर हैं. वही स्टार्च को आयोडीन से रिएक्ट कराओ तो ब्लू कलर आता है, लेकिन सेलुलोज में नहीं आता. कारण क्या है कि भाई देखो, सेलुलोज में हेलिक्स नहीं बनता, और हेलिक्स ना बनने की वजह से वो आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स को ना होल्ड नहीं कर पाता है. ठीक है, आप 1 सेकेंड होल्ड करेंगे, अभी इसके आगे का जो पेपर है, अभी कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. थैंक यू. चलिए क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 से, विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप सी वाटर राइस. यानी कि जैसे आपको पता ही है कि भाई चावल जो है उसका बेहन जो बोते हैं वो काफ़ी पानी में उतर के लगाया जाता है. तो आपको ये बताना है कि कौन सा हार्मोन है जिसको अप्लाई करने पर चावल के प्लांट में, राइस के प्लांट में जो उसका इंटरनोडल सेगमेंट होता है वो लंबा हो जाता है. तो आपको ध्यान होगा कि जो जिब्रेला फ्यूजिकोरोई का इन्फेक्शन था, ठीक है, जिसने जो कुरुसेवा ने डिस्कवर किया था, तो वैसे इंटरनोडल जोन की इलोंगेशन की बात कर रहे डीप वाटर राइस में, तो आंसर तो इथाइलिन है. इथाइलिन इसका इंटरनोडल जोन जो है वो करेगा, एक्सटेंड करेगा, इलोंगेट करेगा. लेकिन एक राइस से रिलेटेड एक बकाने डिजीज है जो कि जिब्रेलिक एसिड के डिस्कवरी से रिलेटेड है. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पर आएंगे. एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिसको EST बोलते हैं, आपको ये बताना ये क्या है. देखो, बायोटेक में जहाँ पे मॉलिकुलर बायोलॉजी में एक्चुअली इसमें दिया हुआ है कि जहाँ पे आपने DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी है, वहाँ पे सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस्ड DNA सीक्वेंस टैग्स के बारे में कंटेंट है. ये एक्चुअली में मतलब EST जो होता है ये क्या होता है, कह रहा है कि ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस एज अ प्रोटीन, सारे जीन जो प्रोटीन की तरह एक्सप्रेस करते हैं, नहीं, सारे जीन जो एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी नहीं है. सम इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन, ये भी नहीं है. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स का मतलब उन जीन्स को रिफर करना या उन जीन्स के बारे में एक्सप्रेस करना जिनसे एक्सप्रेशन में ट्रांसक्रिप्शन होने पर आरएनए बने. आरएनए बाद में प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि कभी भी डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता. तो ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेसिंग एज इट सेल्फ इन आरएनए, उनको ESTs में रखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 1 to 9 फिर से 2 स्टेटमेंट है कि द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर अप टू 130 मीटर हाइट. कि जो फोर्स है, देखो आपको पता है कि ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, कोएशन टेंशन थियरी आपने पढ़ी होगी डिक्सन जॉली की. तो ट्रांसपिरेशनल जो पुल लगता है उसमें एक फोर्स जनरेट होता है जिससे जाइलम के अंदर जो पानी का कॉलम है वो 130 मीटर तक
की हाइट तक भी बढ़ जाता है, बिल्कुल खींच के एकदम ऊपर। टॉलेस्ट ट्रीज में प्लांट में एक्चुअली पानी कंडक्ट करने का ये मतलब मेन मैकेनिज्म होता है। और स्टेटमेंट 2 इज सेइंग कि ट्रांसपिरेशन कूल्स द सरफेस एरिया समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाई इवेपोरेटिंग इट्स द कूलिंग। तो सही बात है, ट्रांसपिरेशन जो है ये सनबर्न से बचाता है, कूलिंग इफेक्ट को क्रिएट करता है प्लांट्स में। तो ऑप्शन के लिहाज से दोनों सही है। तो आपको ये ऑप्ट करना है कि जो दोनों स्टेटमेंट है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रे, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, अगर आप उससे एक्सपोज हों, डीएनए इथीडियम ब्रोमाइड से अगर स्टेन किया जा रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के बैंड्स को देखने के लिए इथीडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, ईटीबीआर बोलते हैं। और ये अल्ट्रा फ्लोरेसेंट डाई है जो यूवी रेज डालने पर दिखती है। तो जो डीएनए बैंड्स का कलर है वो ब्राइट ऑरेंज कलर का आता है। आंसर ऑप्शन सी होगा। एक क्वेश्चन है कि अर्थ समिट हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में एक जगह है। तो यू विल हैव टू टेल मी द ईयर कि जब ये इस अर्थ समिट हुआ था। तो 1992 याद रखिएगा। रिएक्शन सेंटर PS2 का क्या होता है? फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर होता है, जबकि PS1 का जो होता है ये क्लोरोफिल ए के रिएक्शन सेंटर है, इसका 700 होता है। असर्शन रीजन दे रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लिच आ रही है भाई, बार बार फ्लो ब्रेक कर जा रहा है। नाउ सी, असर्शन रीजन दिया है कि, और ये ब्रायोफाइटा से है, कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज प्रोटोनीमा। देखो, स्पोर जर्मिनेट करता है, स्पोर हैप्लॉइड होता है ब्रायोफाइट में, स्पेशली मॉसेस में। तो एक ग्रीन फिलामेंटस क्रीपर स्ट्रक्चर निकलता है जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं। ये प्रोटोनीमा जो है ये फ्रेगमेंटेशन करके भी रिप्रोडक्शन करवाती है। और कह रहा है कि प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। तो ये क्या होगा इसका आंसर? AR सही है, और RA को एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्पोर जर्मिनेशन से प्रोटोनीमा बनती है और मॉसेस का कैरेक्टर है। जबकि लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट्स जो होते हैं उनमें प्रोटोनीमा नहीं पाई जाती है। ये स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम, फनेरिया वहाँ मिलेगी। टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इन द टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म अ कैलस। तो कैलस में हजारों सेल्स होती हैं। कैलस को अगर आप कई टुकड़े में तोड़ दें और इंडिविजुअली उसको अगर आप अगार अगार पे रख दें तो हर एक कैलस से एक नया प्लांट बनेगा। ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है कैलस। तो आपको ये बताना है कि टिश्यू कल्चर में जब लीफ की मेसोफिल सेल को रखा जाता है कल्चर पे और जिससे कैलस बनता है, तो ये फिनोमिनन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो, मेसोफिल एक डिफरेंशिएटेड सेल है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन जब फंक्शन को छोड़ के सेल दोबारा डिवीजन करने लगे तो डिफरेंशिएशन को छोड़ के वो डी डिफरेंशिएशन में चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी डी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, यानी कि वर्किंग सेल वर्किंग को छोड़ के दोबारा डिवीजन करने चली जाए तो उसको डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। एनाटॉमी का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, इंडार्च और एग्जार्च, जिसमें आपको पता होगा कि एग्जार्च हमेशा रूट में होता है, इंडार्च हमेशा स्टेम में होता है। ये प्रोटोजाइलम की पोजीशन पर होता है। प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है। यानी प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की तरफ है तो इंडार्च बोलते हैं, और प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ है तो एग्जार्च बोलते हैं। इंडार्च और एग्जार्च ये जो टर्म है ये सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन को इंडिकेट करता है। अब ये बात तो गलत है क्योंकि ये प्राइमरी जाइलम को इंडिकेट करता है, इंडार्च और एग्जार्च। सेकेंडरी जाइलम को तो वुड कहते हैं, वो तो बाद में बनता है। तो ये तो पहले ही समझ में आ गया, स्टेटमेंट फॉल्स है। और एग्जार्च कंडीशन रूट में है, ये बात सही है। इंडार्च स्टेम में होती है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है और 2 बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी एनाटॉमी का ही है। आपको स्टेटमेंट्स में से करेक्ट के सेट को फाइंड आउट करना है।
लेंटिसेल्स लेंस के आकार की ओपनिंग होती है दैट परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही है। बार्क फॉर्म्स अर्ली इन द सीजन, जिसको हार्ड बार्क बोलते हैं। लेट सीजन में जो बनती है वो हार्ड होती है, अर्ली सीजन में जो बनती है वो सॉफ्ट बार्क होती है, गलत है। बार इज अ टेक्निकल टर्म रिफर टू ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू वस्कुलर कैम्बियम। देखो बार्क का मतलब होता है फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, यानी कि पेरीडर्म प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिला दीजिए तो बार्क बनता है। इसका मतलब वस्कुलर बंडल के बाहर के सभी स्ट्रक्चर को बार्क कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बार्क रिफर टू पेरीडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क जो है ये सेकेंडरी फ्लोएम और पूरे पेरीडर्म को मिला दें। फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म को पेरीडर्म कहते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम जब इसमें मिल जाता है तो बार्क बनता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एक्चुअली फेलम जो होता है, फेलोजेन वो कॉर्क होता है, फेलम कॉर्क होता है, और फेलोडर्म जो होता है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, और उसमें जब सेकेंडरी फ्लोएम ऐड कर देते हैं पेरीडर्म में तो बार्क बनता है। ये बात सही है। फेलोजेन इज अ सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, गलत है। फेलोजेन मल्टी लेयर्ड होता है, ये गलत है। तो इसमें दो ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक ए वाली और डी वाली। अगला क्वेश्चन कोहेशन टेंशन थियरी से है। ये डिक्सन और जॉली की थियरी है। कोहेशन क्या होता है, अडेशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, गटेशन क्या होता है। अब जब पानी का लॉस वेपर की तरह होता है तो ट्रांसपिरेशन, लेकिन अगर लिक्विड फेज में होता है तो गटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कोहेशन होता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। अडहेशन जो होता है वो क्या होता है? अडहेशन इज द अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सरफेस, ठीक है। अडहेशन टुवर्ड्स द मतलब ये जाइलम और पानी के बीच में लगने वाला है फोर्स, और सरफेस टेंशन का मतलब होता है मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। सेल साइकिल के फेजेस को उनके फंक्शन से रिलेट करके आपको सेट करना है। एम फेज, G2 फेज, क्विसेंट जिसको G0 भी कहते हैं, और G1 फेज। तो क्विसेंट इनएक्टिव होता है। एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। G1 फेज जो होती है इस पे प्रोटीन बनती है, और G2 जो फेज है ये माइटोसिस और जो G1 है दिस इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। तो 138 जो है इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 2, ए का 4 होगा इक्वेशनल, बी का 1 होगा, इस पे प्रोटीन बनेगी। G1 जो है क्योंकि G1 के बाद S आता है उसमें DNA रेप्लिकेट कर जाता है, तो आप इसी स्टेटमेंट से ये बात समझ सकते हैं कि इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन ये G1 के लास्ट में शुरू हो जाता है, तो S में जाके DNA डबल हो जाती है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और ले लीजिए, फिर इसके बाद के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कवर आउट करेंगे। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको जो बात सही है वही बतानी है। क्लिनफेल्टर ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, यानी कि पेशेंट 44 प्लस XXY होता है। लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था, गलत है, क्योंकि ये डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किए थे जिनके नाम पर डाउन सिंड्रोम पड़ा था। पेशेंट में ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट है लेकिन फेमिनिन कैरेक्टर जैसे गायनेकोमिस्टिया होती है, सही बात है। शॉर्ट स्टेचर्ड है, गलत है, क्योंकि हाइट लंबी होती है। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल रिटार्डेशन ऐसा कोई भी इसमें से वो नहीं होता, मतलब ये फिजिकली डेवलप होते हैं, मेंटली डेवलप होते हैं, इवन साइकोमोटर डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन हाँ स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते जैसे ट्रांसजेंडर्स। तो आंसर इसका बी और ई होगा। गायनेकोमेस्टिया होती है मेल बॉडी में फीमेल कैरेक्टर, और इंडिविजुअल जो होते हैं फर्टाइल नहीं होते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है।
इतने क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 140 से हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए और अपनी बायोलॉजी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।